गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 2 मार्च 2024 है। तो चलिए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूं तो हमारे पास हर दिन की तरह आज भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिन पर हम बातचीत ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि द हिंदू में फ्रंट पेज पर क्या है। द हिंदू को ओपन करेंगे तो बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में जो एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसी की खबर बिल्कुल से फ्रंट पेज पर है, जहां पर अभी तक 10 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि जितने भी लोग घायल हुए हैं सभी लोग खतरे से बाहर हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। आईईडी का मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। यहाँ पर अचानक से एक रेस्टोरेंट में, जो कि पीक आवर था, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट हो जाने के बाद हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। अचानक से मतलब वहाँ पर जो रेस्क्यू के एफर्ट्स हैं वो किए जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी कस्टमर ने एक वहाँ पर बैग छोड़ा था। उस बैग में कई सारे नट बोल्ट थे और पैरेलली एक टाइम डिवाइस थी जिसके ज़रिए ये ब्लास्ट किया गया। कोशिश की जा रही है कि आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि किस पर्सन ने इस बैग को वहाँ पर छोड़ा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी ही जिसने ये किया है वो पकड़ में आ जाएगा। ये पूरा मामला हमें मिलता है फ्रंट पेज पर। आगे बढ़ने से पहले ये है विश्वास दिवस के ऑफर्स। ये स्पेशल ऑफर्स जो कि 10 मार्च तक आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जहाँ पे संकल्प 4.0 की बैच 10,000 रुपये में, टाइटन 2.0 10,000, प्रहार 2.0 7,000 एंड प्रारंभ 2026 30,000 में अवेलेबल है। ये डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। प्रारंभ 2026 की ये जो बैच है ये 3 इयर्स का एक प्रोग्राम है, जहां पर कॉलेज के सेमेस्टर्स के पैरेलल आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप 10 मार्च तक इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं। ये तो मामला हुआ विश्वास दिवस के स्पेशल ऑफर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ। हमारा पहला आर्टिकल क्लीन एनर्जी मार्केट मॉनिटर के बारे में है। इंडिया और चाइना, जो कि कोल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए। पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी का दौर शुरू हुआ उसमें सभी लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करने लगे। रिजल्ट ये निकला कि जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ा और एनर्जी कंजम्पशन के पैरेलली जो कार्बन का एमिशन है वो भी इन्हेंस हुआ। ऐसा मानना है आईईए के क्लीन एनर्जी मार्केट मॉनिटर रिपोर्ट का। आईईए मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये अपनी रिपोर्ट्स में क्या कहते हैं आइए इसे भी खंगाल लेते हैं। इनकी रिपोर्ट का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव एक गैप को फिल करना है। कैसा गैप? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो फॉसिल फ्यूल के यूज के बाद जो एमिशन होता है उसे कंट्रोल कर सके। उसका कितना बेहतर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। 2030 में ये डिप्लॉयमेंट किस स्केल पर रहा। कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज जिनका इस्तेमाल यहाँ पर हम कर रहे हैं, आखिर वो कितनी कारगर हैं, वो कितनी बढ़िया तरीके से ऑपरेशनलाइज की जा पा रही हैं। इस चीज़ को इवेल्युएट करना एक ऑब्जेक्टिव रहा इस पूरे रिपोर्ट का। ये इस सीरीज की पहली रिपोर्ट है। ये देखते हैं रीसेंट ट्रेंड्स को कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी मार्केट में ग्लोबली। ध्यान दीजिए, ये कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकिंग एक्सरसाइज नहीं है, ना ही ये इन टेक्नोलॉजीज का डिटेल्ड एनालिसिस है। ये रिपोर्ट तो केवल इतना ही बताती है कि आखिर इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो कितना बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है उसे भी एक्सप्लोर किया जाता है अंडर दिस रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि जो ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन है वो 2023 में रिकॉर्ड हाई गया। कारण क्या रहा? फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल। जहां एक ओर हम बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंट को बचाएंगे, क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, वहीं दूसरी ओर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्टीप एमिशन कट्स के एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं, क्लाइमेट गोल्स को
मीट करने के लिए ऐसी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो कुछ कमिट किया है उसे पूरा करने के लिए हमें अपने एमिशन को बहुत तेजी से कम करना होगा, और उसके आसार हाल फिलहाल में तो नज़र नहीं आ रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट ये किया कि ग्लोबल एनर्जी एमिशन, मतलब एनर्जी का जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे जो एमिशन होता है CO2 का, मीथेन का और बाकी गैसेस का, वो 1.1% इंक्रीज हो गया है। मतलब केवल 1% तो बढ़ा है, इतनी क्या चिंता की बात है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, 1.1% का मतलब है 37.4 बिलियन टन हमने अपने एनवायरमेंट में और ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ दिया है, जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी सबको बर्बाद करेगा। क्लीन टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करके हम इस एमिशन की ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट इसी बात पर फोकस करती है कि क्या हम क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो चिंता की बात ज़्यादा है। देखो, हाइड्रो पावर जनरेशन जो हम किया करते थे उसमें थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पिछले साल हमने यूरोप में ड्रॉट की खबरें सुनी। जब ड्रॉट की सिचुएशन बनती है तो नदियाँ सूख जाती हैं, पानी रहता नहीं है, और जब पानी नदियों में रहेगा ही नहीं तो फिर आप हाइड्रो पावर बनाओगे कैसे, मतलब आप पानी से बिजली बनाओगे कैसे जब पानी होगा ही नहीं। तो ड्रॉट की कंडीशन की वजह से 40% एमिशन राइज हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। हालांकि यूएस का जो एनर्जी एमिशन है वो कम हुआ 4.1% पे, ईयू ने भी एफर्ट किया है और 9% तक उसे गिराया है, लेकिन चाइना ऑल टाइम हाई है, 5.2% उनका एमिशन बढ़ गया है। चाइना 60% ग्लोबल क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को भी अकोमोडेट करता है। एक और तो वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है, दूसरी ओर उसका एमिशन भी राइज पे रहता है बिकॉज चाइना बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो आज पूरी दुनिया में जितनी भी कार्स बिकती हैं 5 में से 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, और 14 मिलियन व्हीकल्स अभी तक बिक चुकी हैं, जो 2022 की तुलना में 35% ज़्यादा है। अच्छी बात है। हालांकि देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक तो स्कैम लगता ही है, मतलब आई मीन टू से कि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल करने के बाद ये फील कर रहे हो ना कि हाँ, हम अपने इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, तो मामला ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे रही है। अगर आप कोल को बर्न करके थर्मल पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो और उसके बाद उसका इस्तेमाल कार चलाने में करते हो, तो फिर वो हमारे इन्वायरमेंट को बचा कैसे रहा है। ये मन तो मतलब ये मामला तो ज़रूर से ऐसा लगता है, बट बियॉन्ड दैट अदर एवेन्यूज़ भी हैं बिजली पैदा करने के। हाइड्रो पावर है, सोलर एनर्जी है, विंड पावर है। अगर वहाँ से आप बिजली बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कार्स में करते हैं तो फिर बेशक वो हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ी राहत दे देता है। चलिए, इतनी बातें हुई हैं तो 2-4 बातें इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में भी कर ही ली जाए। 1974 में एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यह काम करता है, दैट टू अंडर OECD फ्रेमवर्क। ये इंश्योर करता है सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर को। 1973-74 में जब फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में वॉरफेयर शुरू हुआ, तो फिर वो अरब इसराइल वॉर में कन्वर्ट हो गया। उसके बैकग्राउंड में जो अरब कंट्रीज थी उन्होंने ऑयल सप्लाई कट कर दी, ना केवल इसराइल की बल्कि यूरोपियन कंट्रीज की भी, अमेरिका की भी। एक ऑयल क्राइसिस आ गया, मल्टीफोल्ड राइज हुआ ऑयल की कीमतों में। इसको लेकर काफ़ी सप्लाई डिसरप्शन हुआ। इसी चीज़ के वेग में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि दुनिया वापस से ऐसे किसी ऑयल क्राइसिस की ओर ना जाए, इसके लिए एफर्ट्स किए जाएं। 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया फुल फ्लेज मेंबर नहीं है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है, और वो भी हमने 2017 में ज्वाइन किया था। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दुनिया एनर्जी क्राइसिस में ना जाए, तो इनके बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं अगर कोई कंट्री इनको ज्वाइन करना चाहती है। जैसे कि आपने पिछले साल जितना भी ऑयल इंपोर्ट किया था, क्या उसका 90 दिन का रिजर्व आपके पास है? मतलब सपोज करो कि आपने फॉर एग्जाम्पल 12 यूनिट ऑयल इंपोर्ट किया था, तो क्या इस साल आपके पास 3 यूनिट का रिजर्व है? अगर नहीं है तो आप IEA का मेंबर नहीं बन सकते। डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम भी रन किए जाते हैं। आप अपना नेशनल ऑयल कंजम्पशन चाहे जैसे 10% कम करो, आप इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करो, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, 10% कम करो ताकि आपकी डिपेंडेंसी रिड्यूस हो। ऐसा कानून बनाया जाए कि आपके यहाँ जो भी एजेंसीज हैं वो कोऑर्डिनेट करें, मतलब कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स ऑप्ट करें। अगर कहीं पर कोई
ऑयल सप्लाई में क्रंच आता है तो अगर आईईए आपकी किसी एजेंसी से रिपोर्ट मांगती है तो आपके यहाँ ये लॉ होना चाहिए कि वो एजेंसी आईईए को रिपोर्ट दे। और अगर आईईए कोई कलेक्टिव एक्शन लेना चाहती है तो आप उसके साथ मिलकर काम करें। इतने वादे अगर आप करते हैं तो आपको आईईए की मेंबरशिप मिल जाएगी। नहीं करते हैं तो अपने घर रहिए, अपना काम करिए। आईईए अपनी कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश किया करता है, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड नेट जीरो बाई 2050। दीज आर द रिपोर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो मेलानो क्लाइमिस द्रौपदी के बारे में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई मरीन स्पीसीज को ये नाम दिया है हेडशील्ड सी स्लग, जिसके पिछले हिस्से पर आपको रूबी रेड स्पॉट मिलेगा, मतलब डार्क रेड कलर का एक स्पॉट। इसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट से खोजा गया और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ऑनर में इसे ये नाम दिया गया। सो मेलानो क्लाइमिस द्रौपदी, ये दीघा, वेस्ट बंगाल कोस्ट, उदयपुर, उड़ीसा कोस्ट से मिला। अब ये सी स्लग है। पहला सवाल तो मन में आता है कि ये सी स्लग है क्या? क्या होते हैं ये सी स्लग? आपने घोंघा देखा है? घोंघा, स्नेल्स। स्नेल्स जो होते हैं ना, उसमें अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, जिसको ऊपर से आपको घोंघे जैसा दिखता है। सपोज करो कि एक ऐसा घोंघा हो, एक ऐसा स्नेल हो जिसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच है वो ना हो, तो आप उसे स्लग कहोगे। मतलब ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर कोई शील्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूजुअली समंदर में देखो नेचर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है ना, जो बहुत सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक शेल मिलती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। जो बिना शेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है, सख्त होती है, जो उन्हें अपर एटमॉस्फेयर से बचाती है। लेकिन ये नेचर है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। आपको कुछ ऐसे जीव भी मिलेंगे जिनका अपर लेयर, अपर स्किन बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई शेल नहीं है, कोई कवर नहीं है, और वो वैसे ही सर्वाइव करते हैं। ऐसे ही जीवों को स्लग कहा जाता है। तो सी स्लग की एक प्रजाति हमें यहाँ मिली है। ये छोटे से होते हैं, सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, इनका जो पिछला हिस्सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, और दो डोर्सल शील्ड्स मिलती हैं। अब आपको समझ में ये आना चाहिए कि मैंने कहा कि कोई हार्ड शील्ड इनके पास नहीं है, तो ये शील्ड्स कैसी हैं, बात करेंगे। देखो, ये ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं, 7 मिलीमीटर लंबे हो सकते हैं, और इनके पिछले हिस्से पर आपको रूबी रेड स्पॉट मिलेगा, डार्क रेड कलर के स्पॉट्स मिलेंगे। ये हर्माफोडाइट होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें द्विलिंगी कहा जाता है या उभयलिंगी कहा जाता है। ठीक है, इनकी बॉडी में एक इंटरनल शेल होती है। ऊपर से आपको कैल्शियम कार्बोनेट की कोई बहुत वैसी सेल नहीं मिलेगी जैसे कि आपको स्नेल्स वगैरह में मिलती है, लेकिन एक इंटरनल शेल होती है जो इनको बचाती है। रिप्रोडक्शन का इनका टाइम नवंबर और दिसंबर का होता है। ये इन जनरल हमें इंटरटाइडल जोन्स में मिलते हैं, और ये क्रॉल करके चलते हैं, मतलब फिसल फिसल के, घिसक घिसक के चलते हैं। और चूंकि सैंड पे चलते हैं तो इनके चलने का निशान आपको उसके पीछे मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडो पैसिफिक ओशन में मिलेंगे, और इनकी एक मतलब सब स्पीसीज है मेलानो क्लाइमिस बेंगलेंसिस, ये आपको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट में मिल जाएगी। इतनी बात हुई है तो आइए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे भी एक नज़र डालते हैं। सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है सर्वे करना, एक्सप्लोर करना फौना को और उनके बारे में एडवांस नॉलेज क्रिएट करना। 1916 में नेशनल सेंटर के तौर पे काम करना शुरू करता है फौना सर्वे के लिए, और रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन के लिए हेडक्वार्टर्ड है कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही यूनिक सा आर्टिकल हमारे सामने है, दैट इज अबाउट दी स्टे ऑर्डर्स। 2018 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स जो स्टे ऑर्डर देते हैं वो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। जो स्टे ऑर्डर दिया गया है वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि मामला क्लियर ना हो जाए। ये है न्यूज़ इन ब्रीफ। ठीक है, अब पहला सवाल, स्टे ऑर्डर क्या होता है? स्टे ऑर्डर किसी भी चल रही एक्टिविटी को रोकने के लिए दिया जाता है ताकि जस्टिस को ग्रांट किया जा सके। सिंपल सी बात है, मेरा एक घर है, मेरा एक मकान है, और किसी ने आकर मेरे मकान के ऊपर कब्जा कर लिया। और मेरे मकान के ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया और यहाँ पर वो कहता है कि ये मेरा मकान है, मैं कहता हूँ कि मेरा मकान है। अब यहाँ पर मामला ये है
कि मैं कोर्ट में केस करता हूं कि इस व्यक्ति ने मेरे मकान के ऊपर कब्जा कर लिया, मैंने केस किया, केस फाइनल होने में हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल का समय लग जाए। क्या होगा उस घर का जिसको लेकर श्योरिटी नहीं है कि वो घर किसका है? क्या जिसने कब्जा किया है वो उस घर पर रहता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टे ऑर्डर लिया जाता है। अंडर दैट स्टे ऑर्डर उस घर को जब्त कर लिया जाता है, वो घर किसी को भी नहीं दिया जाता, या फिर जो एक्टिविटी होती है उसे रोक दिया जाता है। ठीक है, तो स्टे ऑर्डर ले लेने के बाद जस्टिस का जो काम है उसे प्रोसीड किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक सड़क बन रही है, सड़क बन रही है और वो सड़क जो है वो मेरी जमीन से गुजर रही है। मैंने अपनी जमीन उस सड़क के लिए नहीं दी है, लेकिन जबरदस्ती उस सड़क को मेरी जमीन पर बनाया जा रहा है। मैं जाऊंगा कोर्ट के पास और मैं स्टे ऑर्डर लूंगा। स्टे ऑर्डर का पहला मतलब ये है कि उस सड़क को जो उसका काम है वो रोक दिया जाएगा, मतलब अब सड़क नहीं बनेगी जब तक ये फैसला ना हो जाए कि जो सड़क है वो मेरी जमीन पर जो बन रही है वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं स्टे ऑर्डर्स के। स्टे ऑर्डर्स इसीलिए लिए जाते हैं ताकि जस्टिस के ड्यूरेशन में काम को रोक दिया जाए, क्योंकि एक दफा सड़क बन गई ना तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसीलिए स्टे ऑर्डर लिया जाता है। लेकिन मामला ये होता था कि स्टे ऑर्डर के चक्कर में मामले बड़े लंबे चले जाते थे। जैसे कि एक दफा आपने स्टे ऑर्डर ले लिया, वही एग्जाम्पल लेते हैं सड़क बनने वाला, कि मेरी जमीन के ऊपर कोई सड़क बना रहा है और मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया। अब देखो, मैंने स्टे ऑर्डर जब ले लिया ना वहां पे जाके कोर्ट के पास, तो कोर्ट हो गया रिलैक्स। स्टे ऑर्डर का एक इमरजेंसी नेचर होता है, मतलब मैं स्टे ऑर्डर जब मांगूंगा ना तो मैं बोलूंगा देखो मेरा मामला बहुत इमरजेंसी है, अगर ये सड़क बन गई ना तो बात हाथ से निकल जाएगी, तो आप इसके पहले मुझे स्टे ऑर्डर दे दो। स्टे ऑर्डर अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस ग्रांट करने के नाम पर मांगा जाता है, इमरजेंसी दिखाते हुए। अब चूंकि वो मामला इमरजेंसी वाला है तो इसके दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। एक तो उस मामले की सुनवाई तुरंत कर दी जाए और ये फैसला कर दिया जाए कि वो सड़क मेरे जमीन से जा सकती है कि नहीं। ठीक है, चूंकि इतना जल्दी तो हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता नहीं है, वो क्रॉल करता है, धीमे धीमे चलता है, तो उनको पता है कि इतनी जल्दी मामला नहीं निपट पाएगा, तो वो स्टे ऑर्डर दे देंगे। बोले ठीक है, जब तक हम इस बात का फैसला नहीं कर लेते कि उस सड़क का आपकी जमीन से जाना लेजिटिमेट है या नहीं है, तब तक हम इस काम को ही रोक देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब वो काम रुक गया। जैसे ही स्टे ऑर्डर पास हुआ, कोर्ट रिलैक्स हो गया, क्योंकि जो उस केस का इमरजेंसी कैरेक्टर था वो खत्म हो गया। स्टे ऑर्डर मिलते ही उस केस का इमरजेंसी कैरेक्टर खत्म हो गया। अब मामला ये निकला कि अब कोर्ट उस मामले को आराम से सुनेगा क्योंकि स्टे ऑर्डर एप्लीकेबल है। इससे जुडिशियल डिले और बढ़ जाता था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 3 जजेस की बेंच ने इवेलुएट किया जब वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक्सर जो हाई कोर्ट्स होते हैं या फिर ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, वो ट्रायल स्टेज पर दे देते हैं स्टे ऑर्डर, और स्टे ऑर्डर देने के बाद वो हो जाते हैं रिलैक्स। इसके चलते ये सिविल और क्रिमिनल केस के जो मामले हैं ना, ये बहुत लंबे खिंच जाते हैं और इनमें वो जस्टिस जो ऑन टाइम डिलीवर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको 6 महीने का समय देते हैं। जो आपने स्टे ऑर्डर दिया है 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा अगर आपने विद इन 6 मंथ उस पर कोई सुनवाई नहीं करी तो। अब इसके अपने खतरे हो गए। देखो, इसमें ना कई तरीके के पेच आ गए, टेक्निकल पेच आ गए, जैसे ही ये 6 महीने का टाइम दिया गया। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को कि आप 6 महीने के विद इन अपना ये मामला निपटाओ। अब इसमें देखो, अगर उन्होंने नहीं निपटाया तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्टे ऑर्डर हो गया खत्म। अब देखो, एक टेक्निकल पेच आपको बताता हूँ। सपोज करो कि धीरज नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, धीरज नाम के एक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक सड़क बन रही थी, उनकी जमीन से जा रही थी, उन्होंने सड़क के ऊपर रोक लगा दी। ठीक है, जब उन्होंने सड़क के ऊपर रोक लगा दी तो वो एजेंसी जो सड़क बना रही थी उसने उनके अगेंस्ट में केस कर दिया। जब उनके अगेंस्ट में केस हुआ तो लोअर कोर्ट ने उन्हें उस सड़क की जो उन्होंने रोक लगाई थी उसको हटाने को कहा। उन्होंने हटाया नहीं तो उन्हें सम्मन कर दिया गया। बोला गया कि आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत होइए, आपने क्यों इस कामकाज को रोक दिया है। मान लो वो सरकारी कामकाज है, आपने कैसे उसको रोक दिया। अब क्या हुआ कि चूंकि उस कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में फैसला दिया तो आप गए हाई कोर्ट। आपने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। आपने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया उस जजमेंट को लेकर जो लोअर कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में दिया था। अब काम रुका हुआ है। उधर चूंकि आपने जो कोर्ट है उसकी बात को नहीं माना था तो कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई आपको हमने बुलाया था, आप आए नहीं हो, अब आप आओ, हम आपको 1 साल की सजा सुनाएंगे क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन वो सजा नहीं सुना सकते क्योंकि आपने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। अब चूंकि हाई कोर्ट से आपने स्टे ले रखा है तो लोअर कोर्ट आपको पनिश कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता क्योंकि स्टे चल रहा है।
लेकिन ये पनिशमेंट केवल तब तक नहीं मिल सकती ना जब तक स्टे चल रहा है। 6 महीने बाद स्टे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और जैसे ही वो स्टे ऑटोमेटिकली खत्म होगा उसी समय वो जो लोअर कोर्ट है ना वो आपको बुला के पकड़वा लेगा और पकड़वा के जेल में डाल देगा। मुश्किल हो जाएगी ना। तो बड़े टेक्निकल पेच आने लगे कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टे ऑर्डर के खत्म होते ही पुराने ऑर्डर्स इफेक्टिव हो जाएंगे और पुराने ऑर्डर्स जो स्टे ऑर्डर की वजह से रिलैक्सेशन में थे उनके इफेक्टिव होते ही किसी व्यक्ति को अनड्यू पनिशमेंट मिल जाएगी। तो क्या होता है कि कई बार हम जस्टिस की क्वेस्ट में इनजस्टिस कर बैठते हैं। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 2018 में जो जजमेंट पास किया गया था वो कई तरीके के क्रूशियल क्वेश्चंस रेज करता है, जैसे कि क्या आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो एक स्टे ऑर्डर को लेकर कोई टाइम फ्रेम डिसाइड कर दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो टाइमलाइन को डिसाइड करें कि हाई कोर्ट कितने समय में केसेस को डील करे? क्या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है अंडर आर्टिकल 142 कि वो हाई कोर्ट को डायरेक्ट करें कि पेंडिंग केसेस को एक इंटरिम स्टे ऑर्डर के साथ एक फिक्स पीरियड के लिए डिसाइड किया जाए? ऐसे कई तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे रेस किए गए और इसी की सुनवाई करते हुए 5 जजेस की बेंच ने बोला देखो ये सब नहीं चल पाएगा, आप टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, आपको छूट देनी होगी, लोअर कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उसे मामला कब तक देखना है। तो उन्होंने खुद के 2018 के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। क्योंकि वो 3 जजेस की बेंच थी तो इस बार 5 जजेस की बेंच ने मामला पलटा है। कंप्लीट जस्टिस का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें फ्रीडम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टे ऑर्डर तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक कि सभी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उन्हें सुन ना लिया जाए और मामले को निपटा ना दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने कहा देखो जो लोअर कोर्ट होता है ना उसे ग्राउंड रियलिटीज ज़्यादा अच्छी पता होती हैं, तो उनको प्रॉपर समय दिया जाना चाहिए कोर्ट जो केसेस हैं उनको निपटाने का, और वो डिसाइड करें कि हाँ उनको कौन सा स्टे ऑर्डर पहले डील करना है, कौन सा बाद में डील करना है, ठीक है। चलो हमारा जो अगला आर्टिकल है वो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ग्रीन क्रेडिट रूल आप लेकर आए हो इससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है ये तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या भला। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस पूरे रूल्स को नोटिफाई किया। इसके देखरेख की यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की है, ठीक है। अब सपोज करो कि धीरज नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है। जो धीरज है ना उनको एक बैरन लैंड मिल गया, एक जमीन जहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। धीरज ने फैसला किया कि वो एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट करेंगे और उन्होंने उस जमीन के ऊपर खूब सारे पेड़ लगा दिए। जब उन्होंने इस जमीन के ऊपर खूब सारे पेड़ लगा दिए ना, और उसके बाद वो जाएंगे मिनिस्ट्री के पास, बोलेंगे देखिए भाई साहब ये जमीन बैरन पड़ी थी, मैंने तो इधर एकदम हरियाली कर दी है, तो आप ऐसा करो ना, आप इसके बदले में मुझे कुछ रिवॉर्ड दे दो क्योंकि मैंने कितना अच्छा काम किया है, आई मस्ट डिजर्व अ रिवॉर्ड। तो जो बॉडी है मिनिस्ट्री है वो कहेगी बिल्कुल धीरज जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो हम आपको देते हैं इसके बदले में ग्रीन क्रेडिट, हम आपको ग्रीन क्रेडिट दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि लेकिन मैं इस ग्रीन क्रेडिट का करूंगा क्या? वो बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस ग्रीन क्रेडिट को किसी भी एक ऐसी कंपनी को बेच सकते हो जो एनवायरमेंट को बहुत पोल्यूट करती है, क्योंकि हम उनको टारगेट देके रखते हैं, तो वो आपसे ये ग्रीन क्रेडिट खरीद लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पैसे मिल जाएंगे। देखो मजा आ गया ना। धीरज कहेंगे अरे वाह ये तो मजा आ गया, मैं तो ढूंढूंगा कहीं और कोई बैरन जमीन मिल जाए और मैं वहां पर खूब सारे और पेड़ लगा दूं ताकि मुझे और ग्रीन क्रेडिट मिल जाए। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम होता है जहां पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स एनवायरमेंट को बचाने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाते हैं। ये लाइफ कैंपेन का भी हिस्सा है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जहां पर हम अपने जीवन जीने के तरीके को ऐसे बदलते हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो और हम एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लेते हैं। लेकिन देखो इसके अपने नुकसान भी होते हैं, जैसे कि जो एनवायरमेंटल टारगेट्स होते हैं उसमें कंपनीज क्या करती हैं ना कि कंपनीज चूंकि पोल्यूशन करती हैं तो कंपनीज भी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कंपनी को अगर यहाँ पर खूब सारा पोल्यूशन करना है तो उसे काउंटर करने के लिए ना वो इस जगह पे दूसरी जगह पे जाके खूब सारे पेड़ लगा देंगे। बढ़िया बात है कि आपने एक जगह पर पोल्यूशन किया, दूसरी जगह पे आपने पेड़ लगा के उसे कॉम्पनसेट किया। तो कंपनीज भी ग्रीन क्रेडिट इस तरीके की एक्टिविटीज से अर्न करती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो ग्रीन क्रेडिट अर्न करते हैं ना तो हम इकोलॉजिकल बैलेंस का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि उनको लगाने हैं पेड़, उनको जो पेड़ मिलेगा चुपचाप उधर वो जाके लगा देंगे। वो ये नहीं समझ पाते कि भाई हर इकोलॉजी का अपना एक सिस्टम होता है, वहां पर वैसे ही पेड़ होने चाहिए। आपने एक इकोलॉजी में जंगलों को काट दिया और दूसरी इकोलॉजी में जाकर रैंडमली कोई भी पेड़ लगा दिया, दैट विल नॉट वर्क ना, वो वर्क नहीं करेगा। तो और फिर देखिए कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं। आपने अगर सॉइल को खराब कर दिया तो वो इरिवर्सिबल है, आप उसकी उस स्टेज को इंप्लीमेंट कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट के जो रूल्स हैं उन्होंने जो एनवायरमेंट को डैमेज किया जाता है उसे कंपनसेशन के नाम पे वैलिड कर रखा है कि आप एक जगह पे एनवायरमेंट को डैमेज करके कहीं और पे रिवाइव कर दो।
लेकिन कहीं और पर जो आप रिवाइव करते हो ना, वो वैसा रिवाइव नहीं हो पाता जैसा नेचर ने जो बनाया था, आपने उसको डैमेज किया। इस वजह से फॉरेस्ट इकोलॉजी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसका ऑब्जेक्टिव देखो बहुत फेयर था कि हम इन्वायरमेंटल एक्शन को इंसेंटिवाइज करें और ग्रीन क्रेडिट्स को ट्रेडेबल नेचर का बनाया गया सब रूल 2 और रूल 4 के तहत। इन क्रेडिट्स को आप ट्रेड कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो डोमेस्टिक मार्केट प्लेटफॉर्म के ऊपर। कंप्लायंस को लेकर इंसेंटिव मिलता है, अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो तो इंडस्ट्रीज, कंपनीज और बाकी की एंटिटीज भी इसका फायदा ले पाती थी। ठीक है, ये वॉलंटरी इन्वायरमेंटल मेजर्स को भी सपोर्ट करता है, जहां पर कोई भी ये काम करके क्रेडिट अर्न कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, और हम ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं। हमारा अगला आर्टिकल थय्यम के बारे में है। थय्यम आर्टिस्ट ने अभी चल्ला कंडनकोट्टू मक्कम जो भगवती टेम्पल है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर थय्यम को परफॉर्म किया। क्या है थय्यम? थय्यम नदन केरला और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक परफॉर्मेंस है, जहां पे वो व्यक्ति जो थय्यम को परफॉर्म कर रहा होता है उसे गॉड लाइक एंटिटी उस समय के लिए मान लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने कंटारा मूवी देखी है, कंटारा मूवी में वो जो डेमी गॉड हुआ करते थे, वैसा ही मामला आप समझ लो। लोकली जो लोकल टेम्पल या ग्रूव्स होते हैं वहां पर इन्हें परफॉर्म किया जाता है, लोकली इन्हें कबू भी कहा जाता है। ये गांवों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कई सारे रिलीजन्स में। कर्नाटका में इसे भूता कोला भी कहा जाता है। डांस, माइम, म्यूजिक सब इसमें होते हैं। वैष्णविज्म, शक्तिज्म, सैविज्म सभी से एसोसिएटेड होता है। मेनली देखो इसे मेल्स ही परफॉर्म करते हैं। केवल एक थय्यम यहाँ पर है, देवकुत्थु, ये एकमात्र थय्यम है जिसे विमेन परफॉर्म करती हैं। थय्यम एक ओपन थिएटर है, इसमें अपना मेकअप, कॉस्ट्यूम, हेडगियर और रिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। हर डेटी के लिए इसे परफॉर्म किया जाता है, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। इनका मेन अट्रैक्शन होता है इनका कॉस्ट्यूम, इनका हेडगियर, फेशियल और बॉडी मेकअप। केवल नेचुरल मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिशनल डाइज के तौर पे। जैसे रेड कलर बनाने के लिए टर्मरिक और लाइमस्टोन यूज़ करते हैं। ब्लैक के लिए राइस की जो पैडी होती है ना उसको जला दिया जाता है, उसके हस्क को, उसके छिलके को जला देते हैं, कोकोनट ऑयल में मिला के काला रंग बना देते हैं। राइस का पेस्ट व्हाइट कलर के लिए, टर्मरिक येलो कलर के लिए यूज़ करते हैं। लगभग 400 थय्यम डॉक्यूमेंट किए गए हैं, जैसे कि चामुंडी थय्यम, ये आपको नंदन मालाबार में केरला में मिलेगा। विष्णु मूर्ति थय्यम, यहाँ पे जो हिरण्यकश्यप का जो डेथ है, भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था नरसिंह का, उसे दिखाया जाता है। इसके अलावा गुलिकन थय्यम है, भगवान यम की इनकारनेशन के तौर पे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके अलावा कुट्टी चेथम थय्यम है जो कि ब्राह्मण कास्ट परफॉर्म करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल मिशन उत्कर्ष के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन उत्कर्ष लॉन्च किया। 15 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि हम जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व कर सकें। अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें 5 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरीके से लाया गया था ताकि हम अंडर परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रीजन्स हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करें। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है उसके हाई पॉवर्टी रेट, बेसिक इंफ्रा की कमी और लिमिटेड सर्विसेज जो होती है, इसेंशियल सर्विसेज की जो लिमिटेड एक्सेस होती है उसको लेकर। जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं उसमें आसाम का धुबरी है, छत्तीसगढ़ का बस्तर है, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूमि है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है और राजस्थान का धौलपुर है। टारगेट ग्रुप होंगे लगभग 95,000 अडल्ट्स एंड गर्ल्स जो एनीमिया प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं। एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसमें रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट होता है। फटीग, वीकनेस, डिजीनेस और ब्रेथ का शॉर्ट होना प्रॉब्लम होती हैं। बॉडी में आयरन की कमी होती है, फोलेट, विटामिन B12 और ए की कमी होती है। कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, बीमारियां कई बार लंबी चलती हैं और जान जाने का खतरा भी रहता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इम्पैक्ट होती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये बताया कि 57% वुमेन जो 15 to 49 एज की हैं, 67% बच्चे जो 6 महीने से 59 मंथ के बीच में हैं, वो एनीमिया का शिकार हैं। और ये 2015 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि ज़्यादा है। इनफैक्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज हमारे सामने एनीमिया अभी भी बना हुआ है, इसके लिए हमें काम करना ही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट सेशन मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू मैरी किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 21 में आता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन है आर्टिकल 142 को लेकर। आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेते हैं आप उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को लेकर कंस्ट्रेन नहीं होते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्री में आ जाए तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं बिना कैबिनेट से पूछे, और स्टेट लेजिस्लेचर सर्टेन मैटर्स में लॉज नहीं बना सकते यूनियन लेजिस्लेचर से कंकरेंस के बिना।
आपको बताना है आर्टिकल 142 का मतलब क्या है। सेशन की पीडीएफ इस क्यूआर कोड पे मिलेगी, स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहीं पर मिल जाएगी पीडीएफ। ये है मैप। ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड कंट्री है, इसका नाम और कैपिटल कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिए। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।